जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम लोग करंट अफेयर सीरीज में जो है फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ऑलरेडी 9 लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं, 9 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं सितंबर मंथ के। आज जो है वो 10वां लेक्चर है। और ऑलमोस्ट जो मैंने प्रेडिक्ट किया है कि लगभग लगभग जो है एक महीने के मैगजीन में 10 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें तो लगभग 100 लेक्चर्स में जो है पूरे साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, जो कि मैं कवर करूंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है, अगर आप करंट अफेयर को लेके सीरियस हैं, अगर आप करंट अफेयर ठीक से करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, तो मैं कवर करा रहा हूं। तो आप जो है पिछले एक साल करंट अफेयर जो है कवर करिए इस सीरीज के द्वारा। ठीक है, और जो भी पिछले लेक्चर्स 9 लेक्चर्स हो चुके हैं उसको कवर कर लीजिएगा। और अगर लगता है कि ये जो लेक्चर सीरीज है वो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज प्रीलिम्स स्पेसिफिक हम लोग टॉपिक करेंगे, उसमें जो पहला टॉपिक है जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, जैसा कि मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक टारगेट रखा है कि भाई पहला टॉपिक प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा, जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे माइक्रोब्स एंड डिजीज है, ठीक है, ये टॉपिक जो है बेसिकली आ सकता है कि भाई कौन से माइक्रोब से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है कौन सा डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स हैं, वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोब्स जो है बेसिकली वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या फंगस भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ भी हो सकता है। ठीक है, इनके द्वारा जो है डिजीज जो है एक तरीके से होते हैं। चाहे कोई भी डिजीज, जनरली जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, वो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा ही होती है, किसी ना किसी बैक्टीरिया के द्वारा। जिससे जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, अब वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये पैथोजन है, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके द्वारा जो है बेसिकली टीबी होती है। और इंडिया में अच्छी खासी संख्या, अभी आगे एक जो है टॉपिक है वो टीबी के रिगार्डिंग, उसमें मैं आपको कोट करूंगा। ठीक ठाक लगभग 25 लाख लोगों की जो है बेसिकली टीबी से ग्रसित होते हैं, और लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, डब्ल्यूएचओ का डाटा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक मैंने आपको कवर किया प्रीलिम्स स्पेसिफिक, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमको याद क्या करना है कि कौन सा डिजीज है। टीबी अगर डिजीज है, ये टीबी डिजीज है, तो कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये आपको याद करना है। ये बेसिकली आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें ये आते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई टीबी जो है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, चाहे निमोनिया जो है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, चाहे एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, जनरली एनिमल्स जो भी होते हैं उनसे हो जाता है। तो ये बेसिकली कौन से बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है। इसके अलावा हुपिंग कफ, जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि लास्ट हमने टॉपिक किया था, उसमें जो है बताया था मैंने, हुपिंग कफ जिसको पर्टुसिस भी कहते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया से होता है। तो आपको इन सभी के जो है नाम, अब थोड़ा सा मुश्किल नाम है ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लेकिन जो है इनके नाम याद किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर थोड़े बहुत भी आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में हो सकता है आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ डिजीज होते हैं जो वायरस के द्वारा, जैसे हम लोग कॉमन कोल्ड जो फीवर होता है, जो जनरली जो हम लोग को सर्दी खांसी होती है, वो भी एक वायरस के थ्रू होता है, इसका नाम दिया हुआ है। अब कोविड जो होता है वो भी वायरस के थ्रू ही होता है। ठीक है, जो कोरोना हुआ था, कोरोना वायरस आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और भी जो डिजीज है, चिकन पॉक्स है, डेंगू फीवर है, ये सभी किसी ना किसी वायरस के होते हैं। तो ये टॉपिक जो मैंने स्पेसिफिक रखा, इसके पीछे जो मेरा पर्पज यही था कि आपको ये कुछ नाम ऐसे पता होने चाहिए कि भाई कुछ ऐसे नाम है डिजीज के जो कि कौन कौन से वायरस से होते हैं, कौन बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से फंगस से होते हैं। तो ये मेरा मोटिव है कि भाई आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि हेपेटाइटिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस क्या किससे होता है, वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ठीक है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि चिकन पॉक्स जो है वो फंगस से नहीं होता है, चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होता है। तो इसलिए जो है ये टॉपिक मैंने रखा है कि आपको पता होना चाहिए कौन से डिजीज जो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से हो रहा है या फंगस से हो रहा है या वायरस से हो रहा है, और वो एक्चुअली किस वायरस से हो रहा है या किस बैक्टीरिया से हो रहा है या किस फंगस से हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। अब आइए, जो हम लोग का सितंबर मंथ का करंट अफेयर सीरीज जो हम लोग का चल रहा है, उसमें आज हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है वो करेंगे। ऑलरेडी 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। प्रीवियस जो भी टॉपिक्स थे, पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, सोशल इशूज हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, इकोनॉमी हो, इन सभी पे लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचा है और आर्ट एंड कल्चर बचा है। उसके बाद जो है सितंबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सीरीज जो है पूरा का पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक जो मैगजीन का उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आई होप जो है साथ साथ आप ये सीरीज कवर कर रहे होंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज। अब ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, खासकर मेंस के लिए भी। तो बेसिकली ये है क्या, बैटरी एनर्जी स्टोरेज है क्या।
तो ऐसा देखा गया कि भाई आजकल के समय में जो दो इंडिया के साथ समस्याएं हैं, इंडिया के साथ समस्या है कि इंडिया में जो है एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। इंडिया में जो है एनर्जी डिमांड मतलब एनर्जी डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास पैसे आ रहे हैं, सबको एसी चाहिए, सबको कूलर चाहिए, सबको गीजर चाहिए, सबको हीटर चाहिए, सबके पास फ्रिज होना चाहिए, सबके पास टीवी होना चाहिए। तो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट चाहिए और उसको भी एक तरीके से फिर से अपने को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एक ये चीज देखी गई। दूसरी चीज देखी गई, जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, आप लोग देखते हैं कार, जो कार लोन्स लोग लेते हैं, कार लेते हैं, तो व्हीकल्स की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अब व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, वो व्हीकल बेसिकली किस पे चलता है? फ्यूल पे चलता है, या तो पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है आमतौर पे, ठीक है। तो अब फ्यूल जो है इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट करता है। उससे क्या होगा? इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है। और फ्यूल भी लिमिटेशन में है ना भाई, दुनिया में ये एक तरीके से क्या है, नॉन रिन्यूएबल, इसको रिन्यू नहीं किया सकता ना, नॉन रिन्यूएबल एक तरीके से ये रिजर्व है, ठीक है। एक समय आएगा जब फ्यूल भी खत्म होगा, तो अपने पास कुछ अल्टरनेटिव तो होना चाहिए, अपने पास कुछ ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि अब व्हीकल के तो हमको यूज करना ही है, अपने को कार स्कूटी बाइक ये तो यूज करना ही है, अब कैसे यूज करें? अब उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक जो एनर्जी एक तरीके से स्टोरेज है, उस पे एक तरीके से जो है अपने को निर्भर होना पड़ेगा, उसके एनालिसिस रिसर्च करना पड़ेगा, उस पे जो है एक तरीके से धीरे धीरे उस पे जो है निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। अब उसी सीरीज में देखा गया कि भाई इंडिया ने टारगेट लिया है। आप लोग ये बार बार पढ़ते होंगे कि इंडिया ने 2022 का जो टारगेट लिया है, 2022 का 175 गीगावाट, 2022 खत्म हो गया, और गवर्नमेंट ने बोला भी कि भाई हम लगभग लगभग जो है 166 गीगावाट हम लोगों ने अचीव किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 175 गीगावाट में जो गीगावाट है, इसमें बेसिकली जो है अपना जो टारगेट था 100 गीगावाट का सोलर, जो सोलर एनर्जी है उसके थ्रू टारगेट था। अब समस्या यह है कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, समझिए इस बात को, समझिए कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी, अब सोलर एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी, सोलर एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब सनलाइट जो है प्रॉपरली आएगा, सनलाइट प्रॉपरली आएगा जब अर्थ पे, तो बेसिकली तभी जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। अब इंडिया जो है एक तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में है, यहाँ पे सनलाइट साल भर लगभग लगभग आते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि भाई इस पे आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। रात को सनलाइट नहीं होती है, लेकिन रात को एनर्जी डिमांड होती है, रात को एनर्जी डिमांड होती है। अपने को लाइट्स ऑन करने हैं, एसी ऑन करना है, फ्रिज ऑन करना है। अब बेसिकली हुआ क्या कि अब डिसाइड किया गया, एक तरीके से सोचा गया कि जो एनर्जी होती है, चाहे सोलर एनर्जी जो भी होती है, इसको क्यों ना स्टोर किया जाए, इसको क्यों ना स्टोर किया जाए। आप समझ रहे हैं? किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी को क्यों ना स्टोर किया जाए, सोलर एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे बैटरी, अब बैटरी क्या होता है, जैसे कोई भी बैटरी हो, जैसे आमतौर पर आजकल लिथियम आयन बैटरी यूज होता है, आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी यूज होता है, इससे पहले निकल कैडमियम बैटरी यूज होता था। अब इस बैटरी में बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इन केमिकल्स की मदद से किस प्रकार से एनर्जी को स्टोर किया जाए, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से जो है अपने को, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। अब आप समझ रहे हैं कि अपने को एक तरीके से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो चाहे जो भी हो, उसमें किस प्रकार से है एक तरीके से एनर्जी स्टोरेज करके किस प्रकार से उसका यूज किया जाए। अब इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि जो एनर्जी स्टोरेज होगा, मान लीजिए एक पावर ग्रिड है, एक पावर ग्रिड है, इस पे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई हमेशा चाहिए होगा, इस पे जो है एनर्जी सप्लाई हमेशा चाहिए होगा, ठीक है, पावर ग्रिड पे एनर्जी सप्लाई हमेशा चाहिए होगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि अपने को बैटरी में एनर्जी स्टोर करना है, अपने को बैटरी में एनर्जी क्या करना है, एक तरीके से स्टोर करना है। और फिर क्या करना है, जब यही एनर्जी स्टोर होगी तो उसको पावर ग्रिड पे क्या करना है, सप्लाई करना है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे बैटरीज के बेसिकली नाम दिए हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी है, ठीक है। अब लेड एसिड बैटरी जनरली कार जो होते हैं हम लोग उसमें यूज होता है, आप लोग देखते होंगे इसमें जो बेसिकली एसिड है वो एक तरीके से कभी कभी बाहर आ जाता है। निकिल कैडमियम बैटरी जो है ये यूज होता था जनरली, लेकिन अब धीरे धीरे इस पे जो है एक तरीके से डिपेंडेंस कम किया जा रहा है, और आमतौर पे लिथियम आयन बैटरी को यूज किया जा रहा है, लिथियम आयन बैटरी को यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब लिथियम आयन बैटरी के साथ फायदा क्या है, इसकी एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। एनर्जी डेंसिटी आप समझ रहे हैं, इसमें बेसिकली एनर्जी स्टोर करने की क्षमता जो है ज्यादा होती है। इसका साइज जो होता है, इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है।
मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। इसका साइज जो है स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है, एनर्जी स्टोर करने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है, और इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस कम चाहिए होता है, मेंटेनेंस कम चाहिए होता है, एनवायरमेंटली ज्यादा फ्रेंडली होता है। एनवायरमेंटली एक तरीके से क्या होगा, एनवायरमेंटली सेफ्टी इसकी ज्यादा होगी, एनवायरमेंटली सेफ होगा, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरी जो है निकिल कैडमियम बैटरी की अपेक्षा साइज में छोटा होगा, एनवायरमेंटली सेफ होगा, और मेंटेनेंस की आवश्यकता कम पड़ेगी, उसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब इसलिए देखा गया कि भाई लिथियम आयन बैटरी को किस प्रकार से जो है भविष्य में एक तरीके से एनर्जी स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए किस प्रकार से यूज किया जाए। अब उस सीरीज में क्या हुआ है, अभी हाल में आया कि भाई जो कच्छ है, अपना कच्छ है ना गुजरात में, वहां पे 14 गीगावाट का प्लांट लग रहा है एनर्जी स्टोर करने के लिए। बैटरी एनर्जी सिस्टम, इसको कहते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS, ठीक है, BESS। तो बेसिकली इस सिस्टम के द्वारा 14 गीगावाट का एक तरीके से स्टोरेज होगा। और ऐसा देखा गया कि अगर 1 गीगावाट एनर्जी से है, अब 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब 1 गीगावाट अपने पास अगर एनर्जी है, उससे हम लोग जो है एक साथ 1 मिलियन, 1 मिलियन समझ रहे हैं, 10 लाख, 10 लाख घरों को जो है एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख घरों को जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं 1 गीगावाट से, 10 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, एक साथ जो है या तो 1 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, या 30,000 जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, 30,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक साथ चार्ज किया सकता है। तो समझ सकते हैं 1 गीगावाट जो है एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से अपने को एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी हो जाए, तो भविष्य में हो सकता है फिर लद्दाख में जो है, लद्दाख जो है अपना, जो अपना यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे 13 गीगावाट का इसी तरह का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जा रहा है। तो भविष्य में एक तरीके से क्या होगा कि जो डिस्कॉम, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज होंगी, उनके एक तरीके से उनके ऊपर निर्भरता से एक तरीके से कम किया जाएगा, और जो भी एक तरीके से पावर ग्रिड पे स्टेबिलिटी, जो पावर ग्रिड होता है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी से बेसिकली क्या एनर्जी सप्लाई किया जा सकेगा। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का फायदा क्या होगा। कुछ ऐसी बैटरी होंगी, लिथियम आयन बैटरी होंगी, जहां पे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी उससे सप्लाई की जाएगी। पावर ग्रिड सप्लाई उससे क्या होगा, स्टेबल होगा। हाल में 14 गीगावाट का कच्छ में जो है एक तरीके से बैटरी एनर्जी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और इस तरीके से 1 गीगावाट से जो है 10 लाख घरों को एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा सकता है। और इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया का जो टारगेट मैंने आपको बताया कि 2030 तक 500 गीगावाट जो है रीन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से सोलर एनर्जी भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, अपने को एनर्जी सप्लाई करना है। ये अपना जो टारगेट है, वो टारगेट एक तरीके से क्या होगा, अचीव होगा। अब इसमें इंडिया ने कुछ कदम भी उठाए हैं। इंडिया ने बेसिकली कदम क्या क्या उठाए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं। एक जो बार बार आप लोग नाम सुनते होंगे, फेम इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया ने क्या स्टेप उठाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से डिपेंडेंस कम करने के लिए, फ्यूल पे डिपेंडेंस कम करने के लिए। तो एक फेम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो फेम इंडिया प्रोडक्ट में फेम 1 दो सीरीज में लॉन्च हुआ है, फेम 1 और फेम 2। फेम 2, फेम का फुल फॉर्म क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फेम 1 जो है वो 2015 से 19 के लिए लॉन्च किया गया था, और ये 2019 से 22 के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। अब इसमें है क्या फेम इंडिया प्रोजेक्ट में, इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए बेसिकली इसमें क्या होगा कि इंसेंटिव दिए जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर होंगे ना, जो मैन्युफैक्चर करेंगे, उनको इंसेंटिव मिलेगा। और जिसको इंसेंटिव मिलेगा, जो भी बैटरी बनाएगी, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ऑफ बैटरी, जो भी बैटरी बनाएगी उसका भी तो योगदान है। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ बैटरी, तो जो भी लिथियम आयन बैटरी इस तरह के बनाएंगे जिसका यूज होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उनको इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव तरीके से उनको छूट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा चाहे वो टैक्स छूट हो, टैक्स इंसेंटिव हो, या और तरह के इंसेंटिव हो। इसके अलावा जो बायर होंगे, उसके अलावा जो बायर होंगे उनको भी एक तरीके से छूट मिलेगी। इसके 10,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं, 10,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं
ठीक है। इसके अलावा 1,000 करोड़ अलॉट किया गया है चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए। तो समझ सकते हैं गवर्नमेंट का पूरा मोटिव है कि भाई यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एट 30 गोल्स, मतलब 2030 तक, ये 30 का मतलब 2030 तक अपने को 30% जो है व्हीकल्स रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब 30% गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए 2030 तक 30% गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है अपना टारगेट है। और इसी सीरीज में जो है ये फेम इंडिया प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री का लॉन्च किया गया है। और इसके कुछ फायदे होंगे। फायदे तो आपको पता ही है क्या होंगे। पॉल्यूशन क्या होगा अपना, कम होगा अपना। पॉल्यूशन जो है एक तरीके से क्या होगा, कम होगा अपना। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो भी बेसिकली होता है वो बेसिकली क्या होगा, कम होगा। और इंडिया का जो भी गोल है, इंडिया का जो भी क्लाइमेट गोल है, इंडिया का जो भी क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में अपने को क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि मीटिंग क्लाइमेट गोल टारगेट, एनर्जी सिक्योरिटी, अपने को जो है ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है खासकर, उस पर बेसिकली तरीके से कमी आएगी। तो आपको समझ में आ गया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है, कि किस प्रकार से बैटरी के द्वारा एनर्जी स्टोर करके, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे किसी और प्रकार की एनर्जी हो, उसको भविष्य में जब जरूरत पड़े उसको यूज कर सके। ठीक है, उसको मतलब बेसिकली मान लीजिए कि सोलर एनर्जी दिन को स्टोर कर लिया तो रात को उसको एक तरीके से यूज कर सकते हैं, यही है। ठीक है, अब ये अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगला टॉपिक क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब बेसिकली इसे नाम से पता चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेट ना हो, जो कम्युनिकेट ना हो। अब कम्युनिकेबल डिजीज पहले हम लोग सोचते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, उसके बाद नॉन नॉन कम्युनिकेबल पे आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हुआ जो ट्रांसमिट हो सके, जो इन्फेक्शन के द्वारा, जैसे इन्फेक्टियस डिजीज, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या किसी जानवर से या किसी एनिमल से किसी व्यक्ति में हो जाए, ऐसे डिजीज होते हैं जो किसी एनिमल से जो है किसी व्यक्ति में हो जाए, तो ऐसे डिजीज हो गया कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। समझ, जैसे कोविड था, अपना जो कोरोना था वो क्या था, एक तरीके से क्या था, वो कम्युनिकेबल डिजीज था। कि मतलब एक व्यक्ति ने कुछ छींक दिया, एक व्यक्ति ने कुछ खांस दिया, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी तरीके से उससे कम्युनिकेट हो गए दूसरे व्यक्ति से, उसको भी कोविड हो सकता था। तो यही है कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ एग्जाम्पल मैं कम्युनिकेबल डिजीज का आपको देता हूँ जो कम्युनिकेबल डिजीज है। कोविड तो हो ही गया, इसके अलावा चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ हेपेटाइटिस बी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पीछे, चिकन पॉक्स वायरस से होता है। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने इसीलिए मैंने आपको कवर कराया है पहला टॉपिक। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एंड सी, जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है, ये भी क्या है, बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसके अलावा HIV एड्स तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भी बेसिकली क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अलावा TB, जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी बेसिकली क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये सभी कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए कम्युनिकेबल डिजीज के, जो कि या तो वायरस हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है, या फंगस हो सकता है, उसके थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यहाँ पे टॉपिक क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन जिसकी वजह से काफी संख्या में मृत्यु होती है। अब जैसे WHO का रिपोर्ट है कि भाई एक तरीके से 66% डेथ इन इंडिया इन 2019, इसकी वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से 66% डेथ जो है इंडिया में 2019 में हुआ। समझ सकते हैं, हम लोग कोविड कोविड चिल्लाते रह गए, लेकिन देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से कितने लोगों की मृत्यु होती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये होता क्या है, ऐसा क्यों होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्डियोवैस्कुलर, ये 4 तरह के बेसिकली दिए हुए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिससे ज्यादातर संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, अब समझिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यहाँ दिया हुआ है, ये होता क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता क्या है ये आप समझिए। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ये जनरली हार्ट से रिलेटेड, जो आपका हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड बेसिकली डिजीज होते हैं। इसमें इसमें जो है कुछ ऐसे हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो आर्टरी होती है, धमनी, धमनी कहते हैं हिंदी में, जो कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, समझ रहे हैं ना, आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हार्ट वेसल है, जो हार्ट का ब्लड वेसल है, जिसके थ्रू ब्लड एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, वो बर्स्ट कर जाता है, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई। इसके अलावा क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जनरली सभी लोग बोलते हैं मेरे को बीपी है, सभी बोलते हैं ना मेरे को बीपी है। उसमें होता क्या, जो आर्टरी होती है अपनी, जो अपनी आर्टरी होती है, उसके वॉल्स जो होते हैं, जो धमनियों के वॉल होते हैं, दीवारें होती हैं, उससे ब्लड का प्रेशर जो है ज्यादा होता है, ब्लड का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या आ गया, कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। इसके अलावा हार्ट स्ट्रोक कह लीजिए। तो ये सभी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। अभी हाल में हम लोग ऐसा देख भी रहे हैं, हम लोग को सुनने में भी आता है कि
कम ही एज में 40 साल उम्र होती है, लेकिन हार्ट अटैक के कारण जो है उसकी डेथ हो जा रही है। तो वो बेसिकली जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में ही ये कवर हो जाते हैं। जो भी हार्ट स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, समझ रहे हैं ना? तो ये सभी इश्यूज आप समझ रहे हैं, इसकी वजह से कितने लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। इसके हाल में जो सिंगर थे, केके थे, उनकी डेथ जो है ये हार्ट अटैक से हुई थी। और ऐसे काफी ऐसे जो है लोग जिनके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते, और काफी कम आयु में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो समझ सकते हैं कितना ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये एक तरीके से डेंजरस है, समझ रहे हैं ना? अब बेसिकली होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते क्यों है, ठीक है? उसके पीछे रीजन के कुछ डिजीज जेनेटिक होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जेनेटिक होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज जो होते हैं फिजियोलॉजिकल होते हैं, मतलब शारीरिक होते हैं एक तरीके से। कुछ ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंटल, मान लीजिए पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, उसकी वजह से, समझ रहे हैं ना? एयर पॉल्यूशन हो गया या वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसकी वजह से बेसिकली कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एनवायरमेंट की वजह से होते हैं। कुछ बिहेवियरल होते हैं, मान लीजिए आप जंक फूड खाने के आदी हैं, आपकी आदत है कि भाई आप बाहर निकलेंगे तो समोसे खाएंगे, आपकी आदत है कि बाहर निकलेंगे तो बर्गर खाएंगे, आपकी बेसिकली हैबिट, आपकी ऐसी हैबिट है, आपका ऐसा बिहेवियर है कि भाई आप मानेंगे नहीं। तो फिर उससे क्या होगा, एक ओबेसिटी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर हो जाएगा, तो भविष्य में आपको जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो बेसिकली क्या है, ये बिहेवियरल डिजीज भी है और जेनेटिक भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, एनवायरमेंटल भी है। तो ये इन सभी जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं के कारण जो है बेसिकली ये डिजीज होती हैं। तो नॉन कॉनिकल डिजीज का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर से हो सकता है, आपकी बिहेवियर की वजह से हो सकता है, आप बेसिकली जो है जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, उसके पीछे भी जो बेसिकली हो सकता है। इसमें कैंसर भी कवर हो जाता है, इसमें जो है कैंसर भी कवर हो जाता है। और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज में सीओपीडी आ जाता है, सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें बेसिकली आपके लंग्स से रिलेटेड डिजीज होते हैं, जैसे लंग कैंसर हो गया, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, क्रोनिक क्रोनिक रेस्पिरेटरी लंग कैंसर, ठीक है? अब इसके अलावा ये डायबिटीज, अब डायबिटीज तो मोस्ट कॉमन डिजीज है, हम लोग आसपास सुनते हैं कि भाई मेरे को डायबिटीज है, तुमको डायबिटीज है। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है? टाइप 2 डायबिटीज। अब आपसे प्रीलिम्स में पूछ दे भाई कौन सा डायबिटीज मोस्ट कॉमन होता है, पूछ सकता है, आई एम श्योर पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं इस साल पूछे अगले साल पूछे, लेकिन पूछ सकता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो होता है ये कॉमन होता है, ऑलमोस्ट जो है 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। और ये बेसिकली जो होता है एक तरीके से हैबिट की वजह से होता है, या लाइफ लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको कह सकते हैं, कि ऐसी लाइफ स्टाइल होती है जिसकी वजह से डिजीज हो जाता है 90% लोगों को, ठीक है? इसमें होता क्या है, बेसिकली जो बॉडी होता है अपना, वो इंसुलिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं ना? शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता है, या इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता है, या इंसुलिन को, डायबिटीज का मतलब ही यही होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो गया, ठीक है? अब बेसिकली टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है, इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो होता ही नहीं है, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है एक तरीके से कम होता है या हो ही नहीं पाता है। तो इंसुलिन इंसुलिन इसमें प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और इसमें जो है शुगर प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो बेसिकली जो ये टाइप 1 होता है ये 5 से 10% लोगों को ही होता है, 5 to 10%। और टाइप 2 जो होता है वो 90% लोगों को होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इतना मेरे ख्याल से डायबिटीज के बारे में काफी होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा डायबिटीज कॉमन होता है, तो टाइप 2 होता है, लाइफ स्टाइल होता है। टाइप 1 में बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, वो कम ही लोगों में होता है। और जनरली टाइप 1 जो होता है ये जेनेटिकली होता है, समझ रहे हैं ना? और पिता को है तो ठीक ठाक चांस है कि बच्चे को भी होगा, ठीक? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर देखा, कैंसर देखा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी देखा और डायबिटीज देख लिया। अब आगे आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है इंडिया ने कदम नहीं उठाए हैं, इंडिया ने कदम उठाए हैं, ठीक ठाक कदम उठाए हैं। तो बेसिकली इंडिया ने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज, मतलब एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ही ये प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया। इसके अलावा इंडिया में फूड सेफ्टी, क्योंकि हम सभी की आदत है कि भाई हर कोई अपने आप को रोक नहीं पाता है, समझ रहे हैं ना? बाहर समोसे अगर निकलेंगे, समोसे मिलेंगे तो समोसे खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, ठीक है? अब एफएससीआई ने बेसिकली ऐसा कुछ नॉर्म्स लाया कि भाई जो स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं उनको एक तरीके से उतना कंट्रोल नहीं होता है खाने पीने पे, भाई इनके आसपास इस तरीके से जंक फूड नहीं होने चाहिए, ऐसा ऐसा इसने नॉर्म्स किया। इसके अलावा जो एफएससीआई है इसके बारे में हमको पता क्या होना चाहिए, स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है? स्टेचुरी बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये एफएसएसआई एक्ट, ठीक है? फूड सेफ्टी एक्ट बेसिकली आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था 2006 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था बेसिकली 2006 में। उसके
उसके तहत जो है ये स्टेचुटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ये 2-3 फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि स्टेचुटरी बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर में आती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है बेसिकली फूड सेफ्टी में ध्यान देना, ठीक है। अब बेसिकली इसने कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स लिए, एफएसएसएआई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिए, ईट राइट हैबिट। मतलब लोगों को एक तरीके से अवेयर किया गया कि भाई आप ठीक ठाक खाना खाओ। ऐसा नहीं है कि भाई आप डेली बेसिस पे समोसे खा रहे हो, डेली बेसिस पे बर्गर खा रहे हो, डेली बेसिस पे पिज्जा खा रहे हो। ये सभी लाइफ स्टाइल डिजीज है। आपको कम ही उम्र में आपकी बीपी आ सकती है, शुगर हो सकता है, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ये बेसिकली क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अलावा आरबीआई ने हार्ट अटैक रिवाइंड ये कैंपेन लॉन्च किया कि भाई देखा कि भाई काफी ज्यादा संख्या में कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक की समस्या आने लगी है, तो किस प्रकार से इसको खत्म किया जाए। तो उसके लिए क्या किया कि भाई मतलब ट्रांस फैट को कंट्रोल करना है। अब ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट बेसिकली क्या होता है कि ट्रांस फैट को हम लोग कहते हैं ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है, या ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि ये कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई कंपनी है वो ऑयल को जब प्रोसेस करती है, जब बेसिकली ऑयल को प्रोसेस करती है, ठीक है, तो ऑयल को प्रोसेस करते वक्त बेसिकली क्या करती है? वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कराती है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराती है, ठीक है। अब उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि जैसे घी या बटर बनता है, जो घी या बटर बनता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ट्रांस फैटी एसिड की बेसिकली मात्रा जो है वो काफी ज्यादा होती है, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। उसको लेके एफएसएसएआई ने टारगेट रखा कि अपने को 2021 तक, 2021 बीत चुका है, 2021 तक जो टारगेट रखा था कि भाई अपने को 3% जो है, कोई भी ऑयल हो या घी हो, कोई भी हो, उसमें 3% से ज्यादा जो है वो ट्रांस फैटी एसिड नहीं होना चाहिए। और 2022 का जो अपना टारगेट था उसमें जो है 2% टारगेट रखा है कि 2% से ज्यादा, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसमें 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होने चाहिए, एफएसएसआई ने टारगेट रखा था। अभी ट्रांस फैटी एसिड की वजह से जो है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हार्ट अटैक वाली समस्या है या और भी जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक है। अब कंपनी जो क्या क्या करती है, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, बेसिकली घी की जो प्राइस होती है वो ऑयल की प्राइस से ज्यादा होती है। तो एक तरीके से क्या करता है कि एक तरीके से आर्टिफिशियली जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करता है। वैसे तो अगर अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए एक ऑप्शन में कि ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स में ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे नेचुरल मिल्क जो हम लोग पीते हैं, गाय का या भैंस का, जिसका भी पीते हैं, तो नेचुरल मिल्क में भी ये जो ट्रांस फैटी एसिड है उसमें भी होता है। या नेचुरल जो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी ट्रांस फैटी एसिड्स हो सकता है, नेचुरल बटर हो या नेचुरल घी हो। लेकिन जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो एफएसएसएआई ने टारगेट रखा कि अपने को 2021 तक 3% पे लाना है और 2022 तक अपने को जो है 2% पे लाना है। अब उसी सीरीज में जो है डब्ल्यूएचओ ने टारगेट रखा। आप लोग डब्ल्यूएचओ रिप्लेस कैंपेन नाम सुनते होंगे, डब्ल्यूएचओ रिप्लेस कैंपेन, ये आप लोग नाम सुनते होंगे। तो ये आप लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो डब्ल्यूएचओ रिप्लेस कैंपेन है वो इसी रिगार्डिंग है कि अपने को ट्रांस फैटी एसिड, जो ट्रांस फैट है, अपने को कम करना है और हो सके तो उसको रिप्लेस करना है 2023 तक का। तो 2023 तक का डब्ल्यूएचओ ने टारगेट रखा है कि अपने को ट्रांस फैटी एसिड्स जो है, जो फूड फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें से अपने को एलिमिनेट करना है। तो उसी उसी को कन्फर्म करने के लिए एफएसएसएआई ने जो है ट्रांस फैटी एसिड्स के लिए टारगेट ले रखा है, ठीक है। और इसके लिए लोगो भी जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है उस पर ट्रांस फैटी एसिड का जो बेसिकली अगर लोगो लगा कि भाई ये ट्रांस फैट फ्री है, मतलब कोई ट्रांस फैट फ्री का अगर कोई लोगो लगाता है कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे, जैसे हर प्रोडक्ट्स हम लोग नमकीन खाते हैं या बिस्किट खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट हो सकते हैं, उसमें ट्रांस फैट हो सकते हैं। और ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगाना है कि भाई इसमें ट्रांस फैट नहीं है। अगर 0.2 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में अगर 0.2 ग्राम प्रोडक्ट जो है उससे अगर कम है, उससे अगर कम है तो उस पर ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगाया जा सकता है। आपको समझ में आ रही है बात? 100 ग्राम के प्रोडक्ट में 0.2 ग्राम से कम ट्रांस फैट है तो उसमें जो है एक तरीके से ट्रांस फैट फ्री का लोगो लग सकता है। तो ट्रांस फैट एक तरीके से जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसको जो है एफएसएसएआई चाहती है कि जो भी प्राइवेट कंपनी जो भी फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसमें एक तरीके से उसको कम करना है, उसका अमाउंट कम करना है, ताकि लोगों को जो है ये हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो है या हाई बीपी जैसी समस्याएं, ये समस्याएं लोगों को ना हो। तो उसी सीरीज में जो है एफएसएसएआई जो है ये टारगेट रखी है कि किस प्रकार से ट्रांस फैट को कम किया जाए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो अपना उज्ज्वला कैंपेन है, इसमें कि एक तरीके से जो सिलेंडर्स जो है वो गैस सिलेंडर्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ताकि जो भी लोग पहले लकड़ियां बटोर के बेसिकली उसके थ्रू जो है खाना बनाती थी महिलाएं, उससे एयर पॉल्यूशन की वजह से जो लंग डिजीज है,
जो अपना लंग है या पल्मोनरी डिजीज, उसमें डिजीज होने की चांसेस ज्यादा होते थे। तो उसको अपने एक तरीके से क्या करना है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, और काफी सफल रहा। शुरुआत में 5 करोड़ का टारगेट लिया गया था, बाद में उसको इंक्रीज किया गया कि भाई इतने एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं महिलाओं के नाम पे। इसके अलावा जो है, इंडिया जो है टारगेट रखा है कि भाई अपने को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसका मैंने आपके बारे में बताया, चाहे वो डायबिटीज हो सकती है, कैंसर हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, अपने को 25% कम करना है 2025 तक। और योगा के बारे में जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने 2014 तक 2014 में जो है यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन में जाके बोला कि भाई योगा को किस प्रकार से प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड फायदा हो सके। तो 2015 से लगातार 21 जून के बारे में आपको सिग्निफिकेंस बताया था कि समर सोलिस्टिस होता है, सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को, ठीक है। तब से जो है बेसिकली 21 जून को योगा डे, हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सभी कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये टॉपिक जो था वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में था। अब अगला टॉपिक है ये क्लोनिंग। अब क्लोनिंग टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है कि चाइना ने हाल में ही एक आर्कटिक वुल्फ का क्लोन तैयार किया। अब ये जो है क्लोनिंग क्लोनिंग आप लोग पढ़ते हो, लेकिन समझ में नहीं आता होगा क्लोनिंग होता क्या है। तो उसको एक तरीके से समझते हैं, पहले क्लोनिंग होता क्या है, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्लोनिंग होता क्या है कि इस तरीके से समझिए कि कोई भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कोई भी होता है जिसके थ्रू किसी का भी जन्म होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कोई भी अगर होता है, ठीक है। या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब आफ्टर सेक्स जो है बेसिकली एक तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बिना सेक्स के जो है तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कॉमन होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है या मेमल्स में होता है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं, एक तरीके स्पर्म होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो भी एग्स होते हैं, ठीक है, फीमेल गैमेट्स होते हैं। इनका एक तरीके से क्या होता है, ये आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, एक तरीके से जायगॉट बनता है, जायगॉट, इसको जायगॉट कहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक तरीके से क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें आफ्टर जो है आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस जो है बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से जायगॉट बनता है, फिर एक तरीके से जो है बच्चे का जन्म होता है। ये एक तरीके से रिप्रोडक्शन हम लोग आमतौर पे देखते हैं। लेकिन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और ये जनरली जो है एक तरीके से इस सिंगल सेल माइक्रोब में देखा गया, जो छोटे माइक्रोब सिंगल सेल माइक्रोब हैं उसमें जनरली देखा गया। उसमें से भी आप लोग इसे पढ़ते होंगे बायोलॉजी। अब मैं बहुत ज्यादा बायोलॉजी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मुझे कभी भी बायोलॉजी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि बेसिकली इसमें एक हाइड्रा होता था, एक अमीबा होता था, अमीबा, ठीक है। अब ये बेसिकली दो सिंगल सेल ऐसे जो माइक्रोब्स होते थे, इनमें ऐसी क्षमता होती थी कि अपनी ही बॉडी से एक तरीके से जो है वो एक तरीके से नया अमीबा, मतलब एक अमीबा की बॉडी से जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो है दूसरा एक तरीके से जो है दूसरा अमीबा तैयार हो जाता था, समझ रहे हैं ना। मतलब एक ही बॉडी से जो है एक तरीके से ये दो अमीबा तैयार हो जाते थे। तो बेसिकली एक तरीके से जो है ये क्या था, असेक्सुअल प्रोडक्शन था, मतलब एक ही बॉडी से जो है दो तरीके से ये बेसिकली क्या होता है कि एक नया अमीबा तैयार हो जाता है, एक ही बॉडी से जो है एक तरीके से, ये मैंने दो जो है बना दिया, इसमें एक एक ही बॉडी से जो है दूसरा अमीबा तैयार हो जाता है, इससे अलग होकर, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हाइड्रा और अमीबा। अब समझिए क्लोनिंग जो है ये एक तरीके से यही प्रोसेस है, क्लोनिंग इसमें यही प्रोसेस है। उसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी एक तरीके से सेल होती है, कोई भी एक सेल होता है, तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल में क्या, ये मान लीजिए सेल है, ठीक है। अब ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल साइंस में जो भी पूछते हैं उसमें पूछा जा सकता है। सेल में न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। सेल में न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो होता है वो बना होता है मेड ऑफ, क्रोमोसोम जो बना होता है वो बना होता है डीएनए का, क्रोमोसोम मेड ऑफ डीएनए। तो डीएनए का बना होता है क्रोमोसोम, ठीक है, मेड ऑफ डीएनए और प्रोटीन्स, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन्स मान लीजिए। तो क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का बना होता है, और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। अब फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी सेल होता है, क्योंकि जो हम लोग की बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स का होता है, बेसिकली क्रोमोसोम्स में बेसिकली डीएनए का बना होता है, और डीएनए में बेसिकली जीन्स होते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि भाई रिलेटिव्स कहते हैं कि ये बच्चा जो है अपने माँ के ऊपर गया है, ये बच्चा जो अपने पिता की तरह दिखता है, इसके बाल जो है इसकी माँ की तरह है, इसकी आंखें जो इसके पिता की तरह हैं। तो बेसिकली उसमें जीन्स का योगदान होता है, उसमें जीन्स का योगदान होता है कि जिसके जीन्स हावी होते हैं, जिसके जीन्स पिता और माता, जिसके जीन्स जो है वो हावी होते हैं, उसकी तरह जो है बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, समझ रहे हैं ना। बच्चे की आंखें अगर काली है
पिता की आंखें के ऊपर गई हैं, तो उसमें पिता की जो कैरेक्टरिस्टिक है, आंखों की जो बेसिकली जीन्स हैं, वो बेसिकली एक तरीके से हावी हो गई, तो बेसिकली बच्चे के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक चली गई। समझ रहे हैं ना? प्रॉपरली जो है कहीं भी प्रॉपरली मैच नहीं करता है ए टू जेड जनरली। वो बेसिकली जो होता है दो सेल्स का एक तरीके से दोनों के बेसिकली गैमेट्स का मिलन होता है, इसलिए प्रॉपरली एक पे तो नहीं ही जाएगा। लेकिन जो क्लोनिंग होती है, अब ये समझ लीजिए, अब क्लोनिंग क्या होती है, हम समझिए क्लोनिंग। क्लोनिंग में चूंकि एक ही क्लोनिंग में क्या होता है, एक ही पेरेंट से, चूंकि एक ही पेरेंट से तैयार होता है, इसलिए वहां बिल्कुल सिमिलर बच्चा तैयार होता है। समझ रहे हैं ना? क्लोनिंग प्रोसेस में अब क्लोनिंग में होता क्या है, उसको बहुत मुश्किल नहीं है समझना, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक एनिमल वन है, एक एनिमल वन है, ठीक है, एक एनिमल वन है, कोई एक जानवर है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसका जो नॉर्मल सेल है, इसका जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसका नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसका एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसका एक नॉर्मल सेल है। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, एक नॉर्मल सेल है, उसका न्यूक्लियस है। अब दूसरा क्या है, एनिमल टू है, ठीक है, एनिमल टू। अब कैसे क्लोनिंग तैयार करते हैं, कैसे क्लोन होता क्या है कि मतलब मान लीजिए कोई एक जानवर है, जैसे ये एक तरीके से वुल्फ, जो वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ है, जो आर्कटिक वुल्फ है उसका क्लोन तैयार किया गया। सॉरी, जो आर्कटिक वुल्फ है इसका एक तरीके से क्लोन तैयार किया गया। इसमें हुआ क्या कि भाई सिमिलर जो है इसी का एक तरीके से जेनेटिकली सिमिलर प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन जो है हुआ, ठीक है। इसमें होता है कि जैसे नॉर्मल सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, हट तरीके से हटा दिया जाता है, इसके न्यूक्लियस को इससे रिमूव किया जाता है। और बेसिकली मान लीजिए किसी एनिमल टू का एग सेल है, इसका एग शेल है, इसका एग सेल है, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस को जो है इसके एग सेल के न्यूक्लियस से रिप्लेस करते हैं। मतलब एक नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस को एग सेल के न्यूक्लियस से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस एग सेल को क्या करते हैं, उसके बाद इस एग सेल को क्या करते हैं, एनिमल टू के एम्ब्रायो में, जो एनिमल टू है उसके एम्ब्रायो में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो बच्चा जन्म होता है। लेकिन जो चूंकि चूंकि जो एनिमल वन का न्यूक्लियस हमने इंसर्ट किया है, एनिमल वन का न्यूक्लियस हमने इंसर्ट किया है, इसलिए बिल्कुल वो ये एनिमल वन की तरह दिखेगा, बिल्कुल ये एनिमल वन की तरह दिखेगा। प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। एक नॉर्मल सेल लिया जाता है एनिमल वन का, उसके न्यूक्लियस को जो है एनिमल टू के एग शेल से रिप्लेस किया जाता है। उसको फिर एग सेल को जो है उस एनिमल टू के एम्ब्रायो में डाला जाता है। फिर जो बाय प्रोडक्ट इससे निकलेगा, जो बच्चा निकलेगा, वो एनिमल वन की तरह दिखेगा, ठीक है। अब ये क्लोनिंग में जो बच्चा तैयार होगा, क्योंकि बिल्कुल जो है एक तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर जो जो जिस एनिमल के थ्रू, मान लीजिए अभी 1996 में एक साइंटिस्ट थे, 1996 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इयान विलिमट, जिनका नाम था इयान विलिमट, जिन्होंने सबसे पहले जो है क्लोन मैमल, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हो रहा, अमीबा और हाइड्रा में हो रहा है, लेकिन पहली बार इन्होंने जो है मैमल में इन्होंने कोशिश की कि किस प्रकार से क्लोनिंग करके बच्चा तैयार किया जाए। तो इन्होंने एक शिप का किया था जिसका नाम डॉली था, जो शिप थी उसका नाम डॉली था। जो क्लोन होता है, जो बच्चा तैयार होता है उसको क्लोन कहते हैं, जो बच्चा तैयार होता है क्लोनिंग प्रोसेस के बाद उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो शिप जो था इसका नाम डॉली था, ये बच्चा तैयार हुआ था। और भी फिलहाल जो है आर्कटिक वुल्फ का एक क्लोन तैयार किया गया, मतलब बिल्कुल क्लोन का मतलब बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब क्या हुआ कि दो एनिमल हैं उनका जीन सेम है, दो एनिमल हैं उनका जीन सेम है। तो क्लोनिंग प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, क्लोनिंग प्रोसेस एक तरीके से ये हुआ कि जो एक तरीके से जेनेटिकली आइडेंटिकल हम कॉपी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉपीड मटेरियल विच हैज सेम जेनेटिक मेकअप एज ओरिजिनल। जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल वुल्फ होगा जिसका क्लोन तैयार किया गया होगा, एक आर्कटिक वुल्फ होगा, एक तरीके से एक भेड़िया होगा जिसका एक तरीके से जो है क्लोन तैयार किया होगा, आइडेंटिकल उसका एक बच्चा तैयार किया गया होगा, इसका जो क्लोन होगा उसका बच्चा होगा। समझ रहे हैं ना? वो बेसिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, समझ रहे हैं ना? जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। तो क्लोनिंग जो है प्रोसेस, उसको मैंने आपको तरीके से डिटेल में बता दिया है, और बहुत ज्यादा इसमें जाना नहीं है। क्लोनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोई भी मैमल होगा, एक कोई भी जानवर होगा या एनिमल होगा, बिल्कुल उसका एक कॉपी हम लोग तैयार कर देंगे, जेनेटिक आइडेंटिकल। प्रोसेस मैंने जो है आपको बता दिया, इससे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले जो है इयान विलियम्स ने एक शिप डॉली 1996 में तैयार किया था। हाल में जो है आर्कटिक वुल्फ, जो कि चाइना चाइना ने तैयार किया है, इसका आर्कटिक वुल्फ का क्लोन। अब आर्कटिक वुल्फ चूंकि न्यूज में आ गया है ना, तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक वुल्फ जो है ये नॉर्थ अमेरिका
और इसके अलावा आर्कटिक एरिया में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसका आईयूसीएन स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। आईयूसीएन स्टेटस जो भी एनिमल्स न्यूज में होते हैं उनका आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए, लिस्ट कंसर्न है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ज्यादा इसमें कुछ बहुत बताने को नहीं है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, अब तेजी से हम लोग देखते हैं क्या जो शॉर्ट, ये सभी सब शॉर्ट न्यूज है, तो शॉर्ट न्यूज को शॉर्ट की तरह देखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हाल में है जो बेसिकली एक XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बेसिकली तरीके से ये टेक्नोलॉजी एक तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेट करके इसको एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की है, प्रमोट करने की कोशिश की है। तो बेसिकली उससे पहले एक्सआर जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। क्या होता है? एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी इसका टारगेट फुल फॉर्म होता है। अब हम समझते हैं इसका है क्या। तो बेसिकली उससे पहले आपको ये इन 3 टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ठीक है। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग देखते होंगे, काफी लोगों ने आप लोगों में से देखा होगा कि एक हेडसेट पे, एक हेडफोन की तरह के, एक हेडफोन तरह के आंखों पे, बेसिकली आंखों पे एक हेडबैंड की तरह के आपने आंखों पे लगा लिया। उसके थ्रू बेसिकली आप कुछ भी देखते हैं। जैसे अभी मॉल्स में जब आप सिटी कोई मॉल जाते होंगे तो वहां पे एक चेयर लगा होता है, उसमें आपको बैठा दिया जाता है और आंखों पे जो है एक तरीके से ये हेडफोन जो है लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है, आपको एक 3D फीलिंग आती है कि भाई आप कहीं पहाड़ों में जाते हैं। ऐसा आप लोग किए होंगे, काफी लोग हो सकता है आपने फील किया होगा। ये बेसिकली 3D फीलिंग आती है, पहाड़ों में जा रहे हैं आप, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो 3D मूवीज होती हैं, जो 3D मूवीज होती हैं उसकी आप तरीके से फीलिंग ले सकते हैं। इसका डिफेंस में यूज हो सकता है, जो डिफेंस है उसमें यूज हो सकता है। या जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिकली मेडिकल जो डॉक्टर्स है उसका यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी वही हुआ, वो जो वर्चुअल रियलिटी ये हुआ कि भाई 360 डिग्री, पूरा 3 डायमेंशनल और 360 डिग्री एक तरीके से फीलिंग ली जाए अपने आसपास अराउंड में। आपने वो जो है एक तरीके से आंखों पे लगा लिया तो आपको एक तरीके से फीलिंग आएगी भाई 360 डिग्री रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड होता है, जो रियल वर्ल्ड होता है उसी में कुछ एक तरीके से क्या किया जाता है, ग्राफिक्स को इंक्लूड किया जाता है, रियल वर्ल्ड में ही ग्राफिक्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें इस तरीके से 3 डिग्री वाला, ये 360 डिग्री वाला और 3D कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें। रियल वर्ल्ड में जैसे स्नैपचैट आप लोग यूज करते होंगे, स्नैपचैट में जो जो फोटो होते हैं उसमें आप लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स लगा देते हैं। भाई कोई जो एक तरीके से व्यक्ति जो होता है, एक तरीके से जो एक यंग व्यक्ति होता है, वो जवान व्यक्ति होता है, उसको बूढ़ा बना देते हैं, उसके बाल लगा देते हैं, सिंग लगा देते हैं। तो बेसिकली वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, समझ रहे हैं ना। और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को जब मिक्स किया गया तो क्या बना, मिक्स रियलिटी। ये आप समझ गए कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, 360 डिग्री जो हम लोग फीलिंग लेते हैं एक तरीके से। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, इसमें रियल वर्ल्ड ही होता है, लेकिन उसमें एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से ग्राफिक्स लगा देते हैं, कुछ स्नैपचैट में फोटो फिल्टर्स लगा देते हैं और मिक्स रियलिटी जो है कंबाइनेशन होता है। अब हुआ क्या कि कोई एक ऑगमेंटेड रियलिटी है, अब अपने पास क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी है और अपने पास एक क्या है, मिक्स रियलिटी है। इन तीनों को बेसिकली कंबाइन करके जो है वो एक्सटेंडेड रियलिटी बनाया गया है। और इसका जो है एक तरीके से फ्यूचर में मेडिकल फैसिलिटी में यूज होगा और भी जो है चाहे मिलिट्री ऑपरेशंस हो या हम लोग को एंटरटेनमेंट, जैसे हम लोग को मूवीज देखने में ये हेल्पफुल होगा, तो हर जगह इसका यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको पता नहीं चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट। तो इसका जो फैक्ट है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक लिथियम सेल प्लांट, हम लोग जो पहला टॉपिक आज हम लोग बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो किया है सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो चर्चा किया है उसी से रिलेटेड है कि भाई एक तरीके से उसके लिए क्या चाहिए होगा, अपने को लिथियम आयन बैटरी चाहिए होंगी, लिथियम आयन बैटरी चाहिए होंगी ना, बैटरी अगर बनानी है तो वैसा ही एक प्लांट लगाया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और बेसिकली इसमें एक तरीके से जो बैटरीज बनाई जाएंगी, सेल्स बनाए जाएंगे, जो मोबाइल फोन्स में जो कि छोटे छोटे सेल्स यूज होते हैं, जो चार्जेबल होते हैं एक तरीके से, तो सेल्स आर यूज फॉर मोबाइल फोन्स, जो भी वो डिवाइसेज होती हैं। इसके अलावा हो सकता है भविष्य में जो है बड़ी बैटरीज भी जो है एक तरीके से बना सके, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है वो गुजरात में है और ये यहाँ पे तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो है ऐसा ही एक प्लांट लगाया गया है। इसका काम वही होगा जैसा मैंने बताया कि एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। और मोबाइल में भी तो यही होता है कि मोबाइल में हम लोग एक तरीके से जो बैटरीज होती हैं उसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसको फिर आप 24 घंटे यूज करते रहिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, CAR-T, इसका फुल फॉर्म है चैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। तो ये बेसिकली IIT बॉम्बे और टाटा नोवेल सेंटर ने बेसिकली ये कैंसर के रिसर्च के लिए एक थेरेपी तैयार किया कि कैंसर को एक तरीके से कैसे काउंटर करना है, कैंसर का किस तरीके से एक तरीके से इलाज करना है। तो कैंसर के इलाज के लिए अब सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं जानना है कि CAR-T सेल थेरेपी, और कहीं भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसर रिसर्च के लिए एक तरीके से ये थेरेपी है। और इसके अंतर्गत जो है बेसिकली रिसर्च हो रहा है बिराक, बिराक बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी,
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसकी बॉडी है। उसके अंतर्गत बेसिकली कैंसर से किस प्रकार से अपने को वो करना, इलाज करना, उसके लिए फाइट कैंसर। इसमें होगा कुछ नहीं, कुछ ऐसे सेल्स जो हैं, इम्यून सेल्स जो हैं, बॉडी से ब्लड के थ्रू निकाले जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसको एक तरीके से क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, उसको एडिट किया जाएगा, ठीक है, और फिर वापस जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। जनरली होता क्या है, जो जब कैंसर होता है उसमें क्या होता है, जो WBC होता है, जो अपने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसके सेल्स की जो संख्या वो डिक्रीज होना शुरू करती है, वो बेसिकली तरीके से खतरा हो जाता है, और जो कैंसर सेल्स होते हैं उसकी संख्या जो है इंक्रीज होने लगती है। तो अपने को क्या करना है, जो अपने इम्यून सेल्स हैं उसको एडिट करके वापस इंसर्ट करके जो कैंसर सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस बताना चाहिए जो CAR-T टर्मिनोलॉजी है, ये कैंसर सेल थेरेपी है। और कौन सी बॉडी इसने बनाया है, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल रिसर्च और बिराक के अंतर्गत जो है बेसिकली ये रिसर्च चल रहा है। अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान क्या है, हम लोग देखते हैं। तो टीबी जो है एक तरीके से मैंने शुरुआत में बताया कि ये एक तरीके से बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जैसे मैंने शुरुआत में जो पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, इसमें क्या है, ये टीबी। तो टीबी जो है बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके द्वारा होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो अपने क्या कि इंडिया में देखा गया कि इंडिया में 2021 का डाटा, जैसे मैंने बताया कि 2021 में जो है 25,90,000, 25,90,000, 25,90,000, ओके सही है। तो 25,90,000 जो है ऐसे केसेस जो हैं टीबी के आए, ऐसे केसेस जो हैं, ऐसे केसेस टीबी के आए, और इसमें डेथ जो है लगभग 5 लाख लोगों की डेथ हो गई, 5 लाख लोगों की टीबी से डेथ हो गई। इतने लोग कोरोना से नहीं मरते होंगे साल भर में जितने लोग टीबी से मर गए, जितने लोग टीबी से मर गए, समझ रहे हैं कितना, समझ सकते हैं इसका कितना डेंजरस डिजीज है। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने लोग टीबी से मर गए, 5 लाख लोग एक साल में कोरोना से नहीं मरे होंगे इंडिया में जितने टीबी से मर गए। तो ये बेसिकली इंडिया का डाटा है टीबी से। अब ये बहुत ही डराने वाला डाटा है, और इंडिया काफी समय से कोशिश कर रहा है टीबी को किस प्रकार से खत्म करना है। तो कौन से बैक्टीरिया है वो मैंने आपको बता दिया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। इसके लिए वैक्सीन दी जाती है, ये वैक्सीन दी जाती है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन BCG, शॉर्ट फॉर्म में BCG वैक्सीन कहते हैं, ये दिया जाता है। और इसके लिए इंडिया ने टारगेट रखा है कि भाई अपने को जो SDG है 2030 है, कि 2030 से पहले 5 साल पहले 2025 तक जो है, अपने को 2025 तक जो है टीबी को एलिमिनेट करना है। और टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, और इसमें बेसिकली कई तरह का टीबी होता है, मतलब एक तरीके से स्टेज होता है। शुरुआत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, बाद में जो है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। तो जो मल्टी ड्रग होता है ये शुरुआती स्टेज में हो सकता है कि बेसिकली ऐसे कुछ दो ड्रग हैं, ऐसे दो इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, उससे रेजिस्टेंट अगर टीबी दिखाता है उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, और बाद में जो है एक तरीके से यही कन्वर्ट हो जाता है XDR में। तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिससे बेसिकली काफी संख्या में मृत्यु हो रही है। इसको इंडिया ने टारगेट किया 2025 तक खत्म करना है। अब आइए अगले टॉपिक पे, इनको वैक, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस कोविड-19 की वैक्सीन है, बस इतना आपको याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। कोविड-19 की इंट्रानसल है, इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इंट्रानसल है, मतलब नाक, जो अपना नॉस्ट्रिल है ना, नाक, जो अपना नोज है, नोज, तो नोज को बेसिकली दोनों साइड्स को नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल। तो उसमें एक तरीके से क्या होगा, स्प्रे कर देंगे, कुछ स्प्रे कर देंगे। जनरली हम लोग जो वैक्सीन कोविड का सभी लोग आप लोग लिए होंगे, उसमें क्या क्या होगा, इंजेक्शन लगा होगा आपको, आपके जो हाथ है, आपके आर्म्स पे इंजेक्शन लगा होगा, लेकिन इसमें नॉस्ट्रिल में एक तरीके से स्प्रे कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है कि भाई भारत बायोटेक ने ऐसा कुछ वैक्सीन बनाया है जिसको स्प्रे कर दो नाक के अंतर्गत, नाक के अंदर, तो बेसिकली नोज के अंतर्गत, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोविड-19 की वैक्सीन लग जाएगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, ये एक वैक्सीन बनाई गई है, ये वैक्सीन बनाई गई, इसका नाम है सर्वावैक, सर्वावैक वैक्सीन बनाई गई है। और ये वैक्सीन जो है वो सर्विकल कैंसर के लिए है, इंडिजिनसली डेवलप्ड, इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिया ने डेवलप किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सर्विकल कैंसर के लिए। सर्विकल कैंसर होता किसको है, वुमेन कम्युनिटी को होता है, जो महिलाएं होती हैं उनको होता है। अच्छा, सर्विकल होता क्या है, जो महिलाओं का वेजाइना होता है ना, योनि, हिंदी में योनि कहते हैं, इंग्लिश में वेजाइना कहते हैं, और उससे ऊपर पोर्शन होता है यूटेरस, जिसमें बेसिकली से बच्चा जो होता है एक तरीके से गर्भ धारण करती हैं महिलाएं। तो वेजाइना और यूटेरस के बीच का जो हिस्सा होता है ना, उसको सर्विकल कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस, मतलब यूटेरस के नीचे का हिस्सा, और वेजाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वहां पे कैंसर हो जाता है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, सेक्सुअली जो है ट्रांसमिट भी हो सकता है, ठीक है। इससे अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की मृत्यु होती है, इसलिए इसके लिए वैक्सीन तैयार किया गया है। महिलाओं में जनरली दो तरह के कैंसर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है,
उस सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। और उसके बाद जो है वो सर्विकल कैंसर है, ठीक है, सर्विकल कैंसर। पुरुषों में जो है दो तरह के, ओरल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर वो होता है जहां से बेसिकली स्पर्म जो है एक तरीके से सप्लाई होता है, ठीक है। तो जो है पुरुषों में ओरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिराक मैंने, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ऊपर भी मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की बॉडी आती है, इसने ये वैक्सीन बनाया है। और ज्यादा इसमें कुछ याद करने को नहीं है। इसके अलावा स्पार्क प्रोग्राम, इसमें दो पॉइंट बस आपको याद करना है कि स्पार्क प्रोग्राम जो है आयुर्वेद में रिसर्च के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो है ये प्रोग्राम है। और इसके लिए ये बॉडी है जिसको स्पार्क प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, CCRAS एक बॉडी है जिसने आयुर्वेद में रिसर्च के लिए एक तरीके से प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, यूनानी, इसी तरीके से कुछ है, ठीक है। सिद्ध, S से सिद्ध है, Y से एक तरीके से आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्ध है, H से होम्योपैथी है। तो आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्ध में सिद्धा जो एक तरीके से टेक्निक है, अपना जो नेचुरल टेक्निक है एक तरीके से, जो काफी हजार साल पुरानी है, उसको किस प्रकार से प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट आइए नाविक। तो नाविक जो है ये एक तरीके से क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। जो नेविगेशन सिस्टम लोग जनरली यूज करते हैं, अब तक इससे अपने पास नेविगेशन सिस्टम नहीं था। तो जनरली यूएस का जीपीएस है, रसिया ग्लोनास है, ये सब आपको याद करने हैं। ये सभी सिस्टम जो है आपसे मैचिंग में पूछते हैं, मेरे ख्याल से पूछा भी जा चुका है पीसीएस में, प्रीलिम्स में, कि भाई आपसे पूछते हैं कि जीपीएस यूएस का है, जो बाइडियो है चाइना का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, और ग्लोनास रसिया का है। इसके अलावा इंडिया के पास जो है वो नाविक है, ये हाल में डेवलप किया गया है नाविक। और जापान के पास QZSS। तो टोटल 6 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरह का नेविगेशन सिस्टम है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये बेसिकली इस इंडिया ने 7 सैटेलाइट, टोटल 8 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिसमें से एक जो है फेल हो गया था। टोटल 7 सैटेलाइट जो है वो कवर करते हैं 1500 किलोमीटर का एरिया। जो इंडिया का, ये मान लीजिए इंडिया का रीजन है, इसे 1500 किलोमीटर एरिया जो है कवर करता है नेविगेशन के लिए। इस तरीके से सिक्योरिटी हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो नेविगेशन हो, उसमें हेल्प करेगा। और हाल में ही जो है इसका बेसिकली जो फिशरिंग कम्युनिटी होती है, मान जो फिशर्स हैं, उनको एक तरीके से अलार्म दे सकते हैं, कुछ साइक्लोन वगैरह आया, कुछ भी आया, समझ रहे हैं ना, सुनामी आ गई, तो अलार्म के लिए यूज किया जा सकता है और नेविगेशन के लिए यूज किया जा सकता है। जनरल नेविगेशन के लिए इंडिया ने अपना एक तरीके से नेविगेशन सिस्टम बनाया है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको इतने कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। इसको IRNSS भी कहते हैं, जो कि इसमें दिया हुआ भी है। पहले इसको IRNSS कहते थे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इसरो ने डेवलप किया नाविक। नेविगेशन के लिए 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। और जो कंट्री जिनके पास ऐसा सिस्टम है उसमें से इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। यूएस के पास जीपीएस है, रसिया के पास ग्लोनास है, यूरोपियन गैलियो है, चाइना का बेड्यू है, ठीक है। अब आइए लास्ट के 2-3 टॉपिक जो बचते हैं। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसलेरेटर। ये डिसलेरेटर है, जैसे देखा गया, जैसे चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था, तो इसमें जो लैंडर था लैंडर जो था उसका नाम था विक्रम। जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। तो ये बेसिकली 2019 में जो अपना लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, तो ये बेसिकली क्या था, लैंडर जो था क्रैश कर गया था। जो समस्या यही हुई थी, जो लैंडर जो था वो क्रैश कर गया था, ठीक है। तो अपने को इस तरीके से डिसलरेट करना है। जब भी हम लोग का फ्यूचर मिशन हो, चाहे वो वीनस पे हो, मार्स पे हो, चंद्रमा पे हो, मतलब मून पे हो, तो अपने को क्या है, डिसलरेट करना होता है, डायरेक्टली जाके इम्पैक्ट ना करे। तो उसके लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसलरेटर, जो तरह की धीमी गति से जाके उस पे एक तरीके से जो भी वहां का एटमॉस्फेयर है, जो भी वहां का लैंड सरफेस है, उस पे तरीके से जाके वो लैंड करे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मॉक्सी। तो मॉक्सी जो है एक तरीके से क्या है कि मार्स जो नासा है ना, नासा का परसिवरेंस रोवर गया था 2021 में। इसमें बेसिकली ये मार्स पे गया था, नासा का मिशन था, मार्स पे गया था परसिवरेंस रोवर। तो बेसिकली उसमें क्या था कि एक तरीके से मॉक्सी जो था ये, इसने क्या किया कि वहां के प्लेनेट पे जो भी गैसेज है, जैसे मार्स पे देखा गया 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि जो अर्थ है वहां पे जनरली 0.03% ही जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। 21% अर्थ पे क्या है, ऑक्सीजन है, समझ रहे हैं ना। तो अर्थ पे 21% ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, 0.13% ऑक्सीजन है। तो अपने को मान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन करना है, तो इसमें बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे जो है वहां पे जो भी गैसेस थे उसने कन्वर्ट किया। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उस तरीके से इसने भी बेसिकली क्या किया कि ऑक्सीजन सप्लाई किया
ये एक तरीके से मशीन थी जिसने सप्लाई किया, ठीक है। तो इतना बस आपको बताना, कुछ भी नहीं है कि मॉक्सी जो है वो नासा परसेवरेंस रोवर जो मार्स गया था वहां पे उसने ऑक्सीजन सप्लाई एक तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो नासा डार्ट मिशन है। नासा डार्ट मिशन है। तो नासा डार्ट मिशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था मॉक्सी में, इसलिए ज्यादा कुछ बताने को इसमें है नहीं। इसमें आपको ये भले पता होना चाहिए कि नासा का परसिवरेंस रोवर है मार्स पे, पूछा भी जा चुका है या वो पूछ भी सकता है, ठीक है। इसके अलावा नासा का ही ये मिशन है, डार्ट मिशन में जो है ये भी नासा का है। जनरली जो अर्थ है, जनरली मतलब सन है, इसके अराउंड जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मार्स है, जैसे तीसरा जो मार्स है, ये मान लीजिए मार्स है, ये जो ऑर्बिट है ये मार्स का ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट जो है मान लीजिए जुपिटर का ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट मार्स का है, जुपिटर का ऑर्बिट है। तो इसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं, ढेर सारे लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड हैं जो कि सर्किल कर रहे हैं सन को ही सर्किल कर रहे हैं। दो फैक्ट मैंने आपको बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो सन के अराउंड सर्किल करता है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो सन के अराउंड सर्किल करता है। तो जो नासा का डार्ट मिशन है वो ये है कि भाई किसी कोई भी एस्टेरॉयड, कभी कभी होता है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है, ये मान लीजिए अर्थ का ऑर्बिट है, तो अर्थ के ऑर्बिट, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास जो है वो एस्टेरॉयड ना आ जाए और अर्थ पे इम्पैक्ट ना आए। तो उसको रोकने के लिए जो है किसी भी तरीके के जो बॉडी है, किसी तरीके की नेचुरल बॉडी जो एस्टेरॉयड है, वो अर्थ के एनवायरनमेंट को, अर्थ के जो है बॉडी है उसको हिट ना करे, उसके लिए नासा ने डार्ट मिशन लाया। तो नासा का डार्ट मिशन समझ गए कि कोई भी तरीके से इस तरीके से बॉडी आएगी उसको जो है डिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। ऐसा देखा गया कि जो अपने दो तरीके से एक एस्टेरॉयड था, उसका नाम डीडी मॉस था, एक का नाम डीडी मॉस था, एक का नाम क्या था, डीडी मॉस था, एक बार चेक करने दीजिए। एक का नाम डीडी मॉस था, हाँ। तो इसको एक तरीके से जो है डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है, इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है डायमॉर्फस। तो होगा क्या कि जब जब भी ये नजदीक आएगा, जब भी ये अर्थ के नजदीक आएगा, तो जो ये स्पेस क्राफ्ट है एक तरीके से नासा का डार्ट है, ये क्या होगा, इससे टकरा जाएगा। इससे टकरा के क्या करेगा, उसके ऑर्बिट को शिफ्ट कर देगा, इससे टकरा के उसके ऑर्बिट को शिफ्ट कर देगा। तो नासा का डार्ट मिशन जो है वो इसीलिए है कि अर्थ को बचाना है किसी भी तरह के इम्पैक्ट से, ठीक है। और उसको मॉनिटर करने के लिए नासा का ही टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, इसका यूज किया जा रहा है ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो नासा डार्ट मिशन किसी भी तरह के जो बॉडी है एस्टेरॉयड, उसको एक तरीके से उसके इम्पैक्ट से अर्थ को बचाने के लिए है, और उसके लिए अपने मॉनिटर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है। तो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। आज का हम लोग सारे टॉपिक्स कर लिए, ठीक है। अब एक जो है आर्ट एंड कल्चर जो है एक टॉपिक रहता है, वो हम लोग कल कवर कर लेंगे, तो सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो है अपना कवर हो जाएगा। तब तक जो है आप लोग जो भी प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।